नमस्कार दोस्तों, आराधना डिग्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आदिकाल को हम प्रारंभिक काल, शिशुकाल, जन्मकाल और अपभ्रंश काल कह सकते हैं। आदिकाल का समय अगर राजनीतिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो हर्षवर्धन का जो समय रहता है वो रहेगा। विभिन्न तथ्यों के आधार पर आज हम आदिकाल को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने 7 बिंदु बनाए हैं जिनके अंतर्गत आज हम आदिकाल को समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहला जो बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है वो नामकरण से संबंधित आता है। फिर आता है सीमांकन आदिकाल का। तीसरा आता है आदिकाल में जो कथन बोले थे विद्वानों ने। चौथा हमारे सामने आदिकाल की शैली आ जाती है। पांचवा आता है आदिकाल की प्रवृत्ति आ जाती है हमारे सामने। फिर आता है साहित्य, यानी आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए। फिर हम आदिकाल के बारे में मुख्य भाषा जो अपभ्रंश रही हैं उनको विभिन्न विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा है। तो हम शुरुआत करते हैं आदिकाल की नामकरण से। नामकरण के अंतर्गत हम समझे तो सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिया वह था आदिकाल। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहकर संबोधित किया है। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। कौन सा काल कहा है? वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहकर संबोधन किया है। उसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। इसी तरह राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चंदी और चारण काल कहा है। इसी तरह से राहुल शांकृतयान ने आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल कहा है। इस तरह से मिश्र बंधु जो 3 हुए हैं उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहकर संबोधित किया। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप एमए
के ऊपर इसको याद रख सकते हैं। एन तो मिश्र बंधु, ए से आरंभिक काल। हम गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को जो नाम दिया है, गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। छोटी सी ट्रिक है, गणपति चंद्र शुक्ल के संबोधन के पीछे गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। हम किसी भी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो हम गणपति जी की आराधना करते हैं, गणेश जी। तो प्रारंभ करना गणपति जी से ट्रिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गणपति जी किसी भी काम को आरंभ करने से हम उन्हें देवता के रूप में पहले याद करते, तो प्रारंभ होता है गणपति जी से। इसी तरह से गणेश जी का प्रिय भोजन मोदक लड्डू है, और लड्डू होते गोल शून्य की तरह, तो ये शून्य काल भी ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे हम पढ़ना चाहे तो एक बार रिवीजन कर देते, एक छोटा सा रिवीजन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल कहा है, राहुल शांकृत्यान ने आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। इस तरह विद्वानों ने आदिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा और सर्वसहमति से फिर नाम दिया गया आदिकाल को आदिकाल। आने वाले बिंदु में हम पढ़ेंगे अब सीमांकन के बारे में कि आदिकाल की सीमा क्या क्या रही और किस किस विद्वान ने क्या क्या सीमा मानी। हमारा नामकरण पूरा हो चुका है। सीमांकन के बारे में हम सबसे पहले ग्रियर्सन द्वारा जो सीमा दी गई थी आदिकाल की वो पढ़ेंगे। ग्रियर्सन ने जो आदिकाल की सीमा मानी वो मानी 643 ईस्वी, और विक्रम संवत के हिसाब से अगर बात करें तो 700 विक्रम संवत या संवत। इसी तरह से मिश्र बंधुओं ने जो सीमा मानी वह भी ग्रियर्सन के जैसे ही मानते थे, 643 ईस्वी और 700 संवत। ये आदिकाल की सीमाएं दोनों ने एक जैसी मानी है। फिर हमारे पास में आता है तीसरे कवि जो राहुल शांकृत्यान हुए, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है 760 ईस्वी। 760 ईस्वी और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा रही 993 ईस्वी या फिर 150 विक्रम संवत। विक्रम संवत कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे मान लो ये 993 लिखे हुए हैं, ये ईस्वी में है, और अगर विक्रम संवत में इसको बदलना है तो 57 हमें प्लस करने पड़ेंगे, तो आपके सामने आ जाएंगे 1050 विक्रम संवत। इस तरह हम विक्रम संवत को ज्ञात करेंगे।
इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1000 ईस्वी माना है। हमारे पास में सीमांकन जो आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है, वो पहला विद्वान हम कहे तो ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने एक जैसा माना है 643 ईस्वी, और विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो 700 संवत माने जाए। राव शंकराचार्य ने 760 ईस्वी के आसपास माना है आदिकाल का प्रारंभ और आदिकाल की जो समय सीमा। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी और 1050 विक्रम संवत। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी आदिकाल के आरंभ का समय माना है। इस प्रकार हम 2 पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कथन। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कथन। कथन अगर कहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्यागात्रों के युग के नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल अत्यधिक विरोध एवं व्यागात्रों का युग रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आदिकाल में अत्यधिक विरोध देखने को मिले। ऊपर वाले जो बिंदु है 2, इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आदिकाल के नाम दिए और अलग अलग सीमाएं देखने को मिली, यानी एक मत आदिकाल में लेकर किसी भी विद्वान का नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है कि यह जो काल था आदिकाल, वह अत्यधिक विरोधों का काल रहा और व्याघात्रों का युग रहा। ये एक कथन था जिनके बारे में मैंने बता दिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रह सकता है। आगे हम पढ़ेंगे शैली के बारे में पढ़ेंगे कि आदिकाल में कौन कौन सी शैलियाँ थी, वह मुख्यतः देखने को मिल जाती है। हमारे पास में 2 शैलियाँ अगर हम कहें मुख्यतः तो वह देखने को मिलती है। पहली शैली अगर बोले तो डिंगल शैली, यानी उस समय जो रचनाएं थी वह डिंगल शैली में रची गई। दूसरी अगर शैली अगर देखने के लिए मिले तो पिंगल शैली थी। ये 2 शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। इन दोनों ही शैलियों में उस समय के काव्य थे वो रचे गए। और ये दोनों शैलियां किस प्रकार बनी। पहली शैली हमारे पास में आती है डिंगल शैली अपभ्रंश के साथ अगर हम राजस्थानी भाषा को जोड़े तो डिंगल शैली बनती है, और अपभ्रंश के साथ अगर हम ब्रज भाषा जोड़े तो वह पिंगल शैली बनती है। अधिकतर डिंगल शैली में चारण और भाटों के काव्य देखने को मिलते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान के काव्य। कौन से पश्चिमी राजस्थान के जो काव्य है वह डिंगल भाषा में देखने को हमें मिलेंगे। अधिकतर राजस्थानी हमारी जो पश्चिम भाग में ही राजस्थानी है, और अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी मिली, दोनों को अगर मिलाकर तो पिंगल बना। और ये पिंगल का शैली है वह हमें चारण और भाटों के काव्य ग्रंथों में देखने को मिलती है। और अधिकतर चारण और भाटों ने जो काव्य रचे वो पश्चिमी भाग, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग को लेकर रचित काव्य थे। इसी तरह से पिंगल शैली अपभ्रंश और ब्रज को मिलाकर बनाई हुई है, और यह
पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा हालांकि पूर्वी राजस्थान की एक मुख्य भाषा है, और मीराबाई ने जो काव्य रचा वो एक पिंगल भाषा में ही रचा था। इस तरह ये हमारी आदिकाल की दो शैलियां थी, वे कंप्लीट होती है, डिंगल और पिंगल। नेक्स्ट है प्रवृत्तियां। आदिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां विद्यमान थी उसको लेकर अब हम जानने का प्रयास करेंगे। आदिकाल में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, यानी आदिकाल में किस को रिलेट मतलब माध्यम बनाकर काव्य को रचा गया। मैं पहला अगर प्रवृत्ति के बारे में बात करूं तो पहला है धार्मिक प्रवृत्ति। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आ जाती है वीर रस वाली प्रवृत्ति। 2 प्रवृत्तियां ये हुई। तीसरी है श्रृंगार रस की प्रवृत्ति। तो 3 प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं आदिकाल में। पहली धार्मिक प्रवृत्ति, उसमें अगर हम माने तो सिद्ध साहित्य रचे गए धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत, और फिर सिद्धों के बाद में नाथों के साहित्य भी धार्मिक प्रवृत्ति में आएंगे, और फिर रास या जैन बोले तो ये तीनों जो आपके पास में साहित्य उपलब्ध हुए ये धार्मिक प्रवृत्ति का ही एक उदाहरण है। इसी तरह से वीर रस वाली प्रवृत्ति, यानी जितने भी आपके रासो ग्रंथ हुए हैं वे वीर रस वाली प्रवृत्ति में आएंगे। तीसरा आपके सामने श्रृंगार रस वाली प्रवृत्ति, तो मैं यहाँ पे कहूँगा विद्यापति की जो पदावली है वह, और एक विशाल देव करके रासो ग्रंथ हुआ है, वह ग्रंथ वीरा श्रृंगार का ग्रंथ है। तो आपके सामने 3 प्रवृत्तियां मुख्यतः देखने को मिलती है आदिकाल में। और मैं वापस एक बार दोहराना चाहूंगा, धार्मिक प्रवृत्ति, वीर रस से युक्त प्रवृत्ति, श्रृंगार रस से युक्त प्रवृत्ति। और धार्मिक अगर प्रवृत्ति बोले तो सिद्ध एक धर्म से संबंधित नाथ और जैन। ठीक है, आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो फिर साहित्य के बारे में पढ़ना चाहेंगे। साहित्य आदिकाल में हमें कुल 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के कल पढ़ा था हमने। 5 प्रकार के साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। पहला साहित्य है आपके पास में रासो साहित्य, यानी रासो, मैंने कल बता दिया था आपको, रासो साहित्य, रासो ग्रंथ रचे गए थे। पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमान रासो, और भी ऐसे बहुत सारे रासो ग्रंथ हुए हैं जो हमें आदिकाल की साहित्य की याद दिलाते हैं। आगे है रास साहित्य या जैन साहित्य। मैंने कल आपको बताया था भरतेश्वर बाहुबली रास, जो जैन कवि द्वारा, जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचा गया था। इस तरह से जीवदया रास आगसु कवि द्वारा रचा गया। स्तुलिभद्र रास, यानी ये जो रासो ग्रंथ हुए हैं इतने सारे, ये सब रास ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे ये वाले। तीसरा है सिद्ध साहित्य। चौथा है आपके पास में नाथ साहित्य। 5वां आएगा आपके लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में अगर बात करें तो डोला मारू का दुआ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास, 3-4 ऐसे काव्य रचे गए थे जो लौकिक साहित्य की श्रेणी में आएंगे। हम जब डिटेल से पढ़ेंगे उस समय इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लौकिक 5 प्रकार के मैंने साहित्य बता दिए।
आदिकाल की मुख्य भाषा अपभ्रंश रही है। पांचवा जो छठा अंतिम बिंदु हमारे पास में आज अभी शेष रहता है, अगर हम कहें तो जो आदिकाल की जो मुख्य भाषा है वह अपभ्रंश रही है। अपभ्रंश मैंने अभी शैली में बताया कि आदिकाल की जो मुख्य भाषा है वह अपभ्रंश है। अगर हम अपभ्रंश से निकलने वाली शैलियों की बात करें तो डिंगल शैली और पिंगल शैली, ये मैंने इससे ऊपर वाले बिंदु में बता दिया था। तो ये अपभ्रंश से निकलने वाली ये दोनों शैलियां थी। अगर अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी को ऐड करें तो फिर ये हो जाएगा डिंगल शैली, और अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज को ऐड करें तो ये हो जाएगा पिंगल शैली। तो मुख्य भाषा थी वह आदिकाल की अपभ्रंश भाषा थी। और अपभ्रंश के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे हैं, अलग अलग बातें बोली है, अलग अलग अपना मत दिया है। जैसे हमारे पास में पहला मत आता है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहकर पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहकर बोला है। इसी तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हो सकते हैं। इसी तरह से भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को अवहट कहकर पुकारा है। हमने आदिकाल को आज 7 बिंदुओं में विभक्त कर पढ़ा है। पहला बिंदु था नामकरण। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। दूसरा बिंदु आपके सामने आता है सीमांकन। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय देकर सीमाओं में बांटा। फिर तीसरा बिंदु आता है कथन। आदिकाल के बारे में विभिन्न विद्वानों के कथन भी सामने आए, जिसमें मुख्यतः कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मैंने आपको नोट करवा दिया है। उसके बाद में शैली आती है। शैली मैंने अपभ्रंश को आधार मानकर बता दी थी। जो मुख्य भाषा अपभ्रंश थी और अपभ्रंश के साथ में मिलकर जो शैलियाँ बनी थी, उस तरह हम शैलियों को प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद में प्रवृत्ति आई आपके सामने, यानी उस समय कौन कौन से किस किस को आधार मानकर साहित्य को रचा गया। मैंने आपको बताया था धार्मिक प्रवृत्ति, श्रृंगारिक प्रवृत्ति और वीर रस वाली प्रवृत्ति। उसके बाद में मैंने आपको साहित्य के बारे में बताया। उस समय 5 प्रकार के साहित्य रचे गए: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य या जैन साहित्य। ये 5 प्रकार के साहित्य थे जिन्हें आदिकाल में रचा गया। और अंत में अपभ्रंश के बारे में या फिर अपभ्रंश को विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा था। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने समझने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आने वाली क्लासों में हम प्रवृत्तियों के अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत जो रासो साहित्य हुआ था उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में रास साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद में हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। फिर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।